सौभाग्य से राजस्थान का सबसे बड़ा मंडल 21 वार्ड हुआ करते थे उस समय, उसका मेरे को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई। 10 साल मैंने काम किया। समय की पाबंदी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, मेरे को बड़ा अखरता था। मेरी आदत में समय की पाबंदी थी, इसलिए मैंने प्रयास भी किया और सुधारा भी। हमारे मंडल की जब भी बैठक होती थी, समय पे अधिकतम 80% लोग उपस्थित हो जाते थे। जो क्षेत्र है मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है, झूठ गलत बातें करना ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता। जो मुझे ध्यान में आता है, पहला टिकट अशोक लाहोटी को मिला भारतीय जनता पार्टी का सिविल लाइन से। उसके बाद अरुण चतुर्वेदी आ गए, उसके बाद में गोपाल शर्मा जी आ गए। बढ़ते जाना हिंदू युवकों सिंह सपूतो, केशव की ज्योतिर्मय किरणों, माधव प्रेरित मलय समीरो, गीत निराशा के मत गाना, बढ़ते जाना बढ़ते जाना। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जो आज के इस दौर में प्रेरणा देती हैं नवयुवकों को, ऐसी कहानियां जो आपको दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर कर देती हैं कि आखिर इतने विरोध में भी संघ कार्य हुआ तो कैसे हुआ। जब सरकार विरोध में थी, जब प्रतिबंध लग गए और समाज में भी कोई बहुत अधिक स्वीकार्यता नहीं थी, उस दौर में भी अनेक ऐसे स्वयंसेवक थे जिन्होंने न अपने करियर की चिंता की, न चिंता की अपने परिवार की, न चिंता की अपने शरीर की और न चिंता की अपने भविष्य की। माँ भारती की सेवा के लिए अहरनिश लगे रहे, देश की सेवा में, समाज को संगठित करने के लिए। ऐसे ही एक व्यक्तित्व आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, श्रीमान दिनेश जी शाह। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दिनेश जी, सबसे पहले जानना आपसे ये चाहेंगे कि आखिर संघ से पहला परिचय कब हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह हुआ आपका? आपातकाल का दौर था, मैं कोटपुतली का रहने वाला हूँ, वहीं मेरा संघ से परिचय हुआ। संघ से परिचय कोटपुतली में हुआ? कौन से सन की बात रही होगी? 1975 में। तो उस समय तो शाखा लगती नहीं थी, प्रतिबंध लगा हुआ था, उसी समय की बात है? जी हाँ, बिल्कुल ध्वज नहीं लगते थे। हाँ। सायंकाल रात्रि को 10, 5, 20 स्वयंसेवक मिलते थे, बातचीत करते थे, प्रार्थना होती थी और विकेर हो जाती थी। खेल भी होते थे? बैठे बैठे के खेल, कमरे के अंदर रहते थे तो वैसे ही खेल होते थे। अच्छा, तो आपका जिस शाखा में जाना हुआ उस दौर में वो मिलन था एक प्रकार का, क्योंकि ध्वज लगता नहीं था पर प्रार्थना तो होती थी। जी हाँ। तो पहली बार जाना कैसे हुआ? जब बंद कमरे में यदि शाखा लग रही थी तो बाहर से तो पता लगता नहीं होगा, कौन लेकर गए, क्या कहकर लेकर गए? कोटपुतली के नगर कार्यवाह थे श्री मैथिली शरण जी, उनसे मेरा परिचय था। वो एक रोज़ बोले मेरे को, यार आज रात को बैठेंगे अपन, और हम साथ चले गए उनके। वहीं मेरा परिचय हुआ, पहली प्रार्थना। कुछ स्मृतियां हैं अभी भी कि जब पहली बार गए, या शुरुआती जो समय था महीने 2 महीने का, तो उस समय किस तरह की बातें होती थी? क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं कि संघ की शाखा जो मैदान में शाखा लगती है, उसमें तो अधिकांश समय शारीरिक गतिविधियां रहती हैं, सूर्य नमस्कार होते हैं, योग अभ्यास होता है, खेल होते हैं। बंद कमरे में उस 1 घंटे के दौरान किस तरह की चर्चाएं, किस तरह की बात, क्या कुछ होता था? समाज के विषय में चर्चा होती थी, राष्ट्र के आपातकाल के विषय में चर्चा होती थी। कभी कभी हमको कुछ पत्रक देते थे, वो पढ़ने के लिए देते थे, और साथियों को पढ़ाने के लिए भी बोलते थे, उनको पढ़ाइए। क्या होता था उन पत्रकों में? आपातकाल के विषय में जानकारी होती थी, देश किस स्थिति से गुजर रहा है उसके विषय में जानकारी होती थी। तो ये जो आप बात बता रहे हैं, ये तो एक प्रकार से तात्कालिक परिस्थिति हो गई उस समय की, कि आपातकाल था और संघ के साथ में समाज के अन्य कई संगठन भी उस समय आपातकाल के विरोध में संघर्ष कर रहे थे। वास्तव में संघ का जो विचार है ये कब समझ में आने लगा? संघ का विचार आपातकाल खत्म होने के बाद नियमित स्वयंसेवक बना। उसके बाद मेरे को हमारे जिला प्रचारक थे माननीय राम प्रसाद जी बैसाब, उनके माध्यम से संघ के विषय में जानकारी हुई। राम प्रसाद जी जो अभी धर्म जागरण में हैं? जी हाँ, वही आपके जिला प्रचारक थे? जी हाँ। कोटपुतली जिला हुआ करता था? जयपुर जिला। अच्छा, जयपुर जिला हुआ करता था, उसी में आता था कोटपुतली? जी हाँ। तो राम प्रसाद जी जब आते थे उस समय, और
उनसे आपका मिलना जुलना होता था, तो उनकी कोई बात उस समय की, अभी तो मिलना जुलना होता ही होगा निश्चित रूप जी से, हाँ, जी उस समय कौन सी बात आपको उनकी ऐसी विशेष लगती थी कि नहीं ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, संघ के प्रचारक हैं, कुछ इनमें विशेष बात है? उनकी याददाश्त और घर में जाके मिलना सबसे, मेरे दादाजी दादी जी से भी मिलते थे और बड़ी आत्मीयता से मिलते थे। अच्छा, संघ शिक्षा वर्ग हुआ आपका, प्रथम वर्ष हुआ? जी हाँ, उसके प्रथम। पहले प्राथमिक वर्ग भी हुआ? नहीं जी, उस तो समय प्राथमिक वर्ग नहीं हुआ करता, सीधे प्रथम वर्ष होता था? नहीं, प्राथमिक वर्ग होते थे, लेकिन मेरा प्रथम वर्ष हुआ सीधा। अच्छा, आपको तो सीधा एकदम जो है वो सीधे ही प्रथम वर्ष में भेज दिया गया। जी हाँ, कितने दिन का होता था प्रथम वर्ष? 30 दिन का। अच्छा, बाद में 20 दिन के होने लग गए। जी हाँ, तो क्या अनुभव रहा? 30 दिन घर से अलग आप रहे, अलग तरह की परिस्थितियां रही होंगी, दोनों समय शाखा लगती होगी, कुछ स्मृतियां हैं अभी उस समय? बिल्कुल। कहाँ हुआ आपका प्रथम वर्ष? उदयपुर में हुआ है। अच्छा। उस समय हमको अगर कैंटीन में चाय पी ली हम्म। तो भी माइनस अंक मिलते थे, और अच्छा। नहीं पी तो प्लस अंक मिलते थे। दाढ़ी बनाना भी हाथ से ही काम, सुबह नियमित 4:30 बजे उठना और शारीरिक करना, व्यायाम करना और बौद्धिक सुनना बहुत अच्छा लगता था। शारीरिक में ज्यादा रुचि रही कि बौद्धिक कार्यक्रमों में ज्यादा? शारीरिक में। शारीरिक में ज्यादा रुचि रहती थी। कौन से विषय में? दंड में। अच्छा, दंड या दंड युद्ध? दंड। अच्छा, क्रमिकाएं वगैरह होती हैं? जी हाँ, जी हाँ। निश्चित रूप से जो संघ की शाखाओं में जाते हैं और जो संघ के कार्यक्रमों में जाते हैं, वे निश्चित रूप से समझते हैं कि वहाँ जिस तरह की गतिविधियां होती हैं, खासतौर पर संघ शिक्षा वर्गों में सुबह और शाम दोनों समय मिलाकर 4 से 5 घंटे तक के शारीरिक कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं, आपके शरीर की साधना होती है। साथ ही साथ वहाँ जो बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं उनसे आपकी वैचारिक स्पष्टता बनती है, आपको इतिहास के बारे में जानकारी होती है, देश के बारे में अनेक ऐसे तथ्य हैं, अनेक ऐसे पहलू हैं जो किन्हीं पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाए जाते। देश के अनेक महापुरुषों के जीवन के बारे में भी चर्चा होती है। उस समय भी बौद्धिक हुआ करते थे, आज इस दौर में भी होते हैं। 30 दिन रहे, 30 बौद्धिक आपने सुने होंगे। जी हाँ। कोई एक ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी का नाम ऐसा ध्यान में आता है कि जिनके बौद्धिक ने अंदर तक झकझोर दिया हो? माननीय ब्रह्मदेव जी वैसा। अच्छा, क्या विषय था, कुछ ध्यान में ऐसा? राजनीति का ही विषय था। राजनीति भी परम वैभव पे पहुंचाने का एक लक्ष्य है, लेकिन हमारा लक्ष्य और राजनीति का लक्ष्य अलग है। राजनीति थोड़ी गंदी जगह है ये मान के चलते हैं। वो उदाहरण देते थे, नाले में जा रहे हैं अपन, पानी कीचड़ में से जा रहे हैं, बीच बीच में पत्थर रखे हुए हैं, अगर आप संभल के राजनीति में चले तो आगे पहुंच जाएंगे, और थोड़ा भी विचलित हुए तो पत्थर डगमगा जाएगा और आप गिर जाएंगे, कीचड़ में गिर जाएंगे। जी हाँ। बहुत अच्छे से स्पष्ट करते थे पुराने लोग कि राजनीति में यदि काम कर रहे हैं, नाले में पत्थर के ऊपर चलने के समान है, और थोड़ा सा यदि आप विचलित हुए, पत्थर डगमगाएगा और आप नाले में गिरेंगे तो फिर छींटे निश्चित रूप से लगेंगे। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को यदि संघ के पदाधिकारी या उनसे संपर्क रहता है तो वे सदैव सचेत करते रहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो कोई साधारण सामान्य क्षेत्र नहीं है, वो क्षेत्र बहुत विशेष है, और इसलिए आपको बहुत सावधानी की भी आवश्यकता है। और भी किसी पदाधिकारी का, किसी प्रचारक का, किसी गृहस्थी कार्यकर्ता का बौद्धिक विषय कोई ऐसा ध्यान में आ रहा है उस समय का? बहुत समय बीत गया वैसे तो उन बातों को। 50 वर्ष हो गए। 50 वर्ष हो गए। अभी इतना याद है, ये भी कम बात नहीं है, क्योंकि सामान्यतः एक प्रवाह चलता रहता है, काल का प्रवाह, समय का प्रवाह भी है, और ऐसे में जब हम बैठते हैं कभी और पुरानी बातें याद करने का प्रयत्न करते हैं तो फिर मन की भी स्थितियां अलग प्रकार की हो जाती हैं। तो आप प्रथम वर्ष में जब गए तो जयपुर से जाना हुआ या कोटपुतली से? कोटपुतली से। कितने लोग गए होंगे साथ में? और 3 लोग थे हम कोटपुतली से। कोटपुतली से 3 लोग थे, फिर वापस वहां से कोटपुतली पहुंचे? नहीं, जयपुर सीधा मैं मेरे परिवार वाले जयपुर शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, सीधा जयपुर ही आया। परिवार के सभी लोग जयपुर आ गए व्यापार के लिए? जी हाँ। या और कोई काम? व्यापार। वहाँ कोटपुतली में भी व्यापार ही था? नहीं, हमारा व्यापार पेरेंट्स का ग्वालियर एमपी में था। अच्छा, वहाँ से शिफ्ट करके ये लोग जयपुर आए थे। अच्छा, ग्वालियर में व्यापार था। किस चीज का व्यापार रहा? मिलिट्री कैंटीन। अच्छा अच्छा, तो फिर आप संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष करने के बाद में सीधे
जयपुर आ गए। जी हाँ। यहाँ संघ कार्य में किस तरह से फिर आप रचे बसे, किस तरह से संपर्क हुआ, क्या क्या जिम्मेदारियां रही? आराम से थोड़ा सा ये विस्तार से विषय हो जाए कि, क्योंकि सामान्यतः ये कहा जाता है कि संघ शिक्षा वर्ग होने के बाद में जिम्मेदारियां खास तौर पर दी जाती है, आप निपुण होकर आते हैं वहां से। जी, मेरे को माननीय अस्थिमल जी विभाग प्रचारक थे, उन्होंने सायं भाग का काम दिया। सायं भाग कार्रवाई जयपुर शहर को 4 नगरों में बांटा था। अच्छा, केवल 4 नगर थे उस समय? जी हाँ। अब मेरे को लगता है शायद अब तो 29 नगर 29 नगर हो गए। जी हाँ। उस समय 4 नगर थे, एक नगर का सायं भाग कार्रवाई। 1/4 जयपुर की जिम्मेदारी थी आपके जी हाँ। पास। जी, फिर क्या क्या जिम्मेदारियां रही, कैसे क्या अनुभव रहे उस समय के? उसके बाद मैं व्यापार की दृष्टि से आसाम चला गया, 4-5 साल आसाम में रहा। उसके बाद वापस लौटते हुए नगर में जिम्मेवारी मिली मेरे को, व्यवस्था प्रमुख और बौद्धिक प्रमुख। महावीर नगर हुआ करता था, वही 4 जयपुर शहर के 4 भागों में एक नगर का। आसाम आप रहे तो वहां संघ से संपर्क नहीं हो पाया? वहाँ नहीं हो पाया, कारण था उसका, मैं मिलिट्री कैंटीन थी मेरे पास। अच्छा, तो कैंटीन के अंदर ही रहना होता था, तो बाहर किसी से संपर्क होते ही नहीं थे। बाहर आना जाना ही नहीं होता था। बाहर के लोगों का तो वहां आना जाना होता था ना। क्या? बाहर के लोग भी नहीं आते थे ना, नहीं। अंदर के लोग बाहर जाते थे, तो वो एक अलग ही तरह की दुनिया हो गई। जी हाँ। कितने समय रहना हुआ वहाँ? 4 साल। 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद फिर से आप जयपुर आ गए और फिर से यहाँ जिम्मेदारियां मिलनी शुरू हो गई। जी जी हाँ। तो खास तौर पर बात करें तो आपके पास में जो जिम्मेदारी रही, मुख्य शिक्षक की रही होगी, कार्यवाह आप रहे जी हाँ। होंगे, और सायं कार्यवाह रहे 1/4 जयपुर के। उस समय का एक नगर 1/4 जयपुर हुआ करता था, जी हाँ। उसके सायं कार्यवाह आप रहे। फिर व्यवस्था प्रमुख रहे। जी हाँ, वो 1/4 नगर जयपुर शहर का। और बौद्धिक प्रमुख भी रहे। जी हाँ। तो ये जो अलग अलग जिम्मेदारियां रही, बौद्धिक प्रमुख, व्यवस्था प्रमुख, मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, सायं कार्यवाह, इनमें कौन सी जिम्मेदारी ऐसी रही जिसमें बहुत आनंद आया हो कि हाँ नहीं, मेरे मन के अनुकूल यही काम है? नगर सायं बाग प्रमुख का जिम्मेवारी बड़ी मस्ती रही। सायं शाखाएं थी तो छोटी उम्र के लोग ज़्यादा थे, जी। उनसे मिलना जुलना बातचीत करना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, आपके उस समय साथ में महानगर में कार्यवाह, महानगर के सायं कार्यवाह, उस समय महानगर के प्रचारक कौन लोग थे, उनके साथ कैसा क्या व्यवहार? महानगर कार्यवाह राधाकृष्ण जी राठी थे, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व था, उनसे सीखने को खूब मिला। हमारे महानगर का प्रचारक डॉक्टर दीपक शुक्ला जी थे, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व था और बिल्कुल आत्मीयता की तरह से रहते थे वो। तो राठी जी और शुक्ला जी के बारे में आपने बताया, उनके साथ की कोई ऐसी घटना भी कोई ध्यान में आती है कि सामान्यतः साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता स्नेह प्रेम से तो काम करते ही हैं, लेकिन कभी कोई नोकझोंक हुई हो, कभी किसी बात में मतभेद हुए हो, कभी आप कुछ कहना चाह रहे हो वो उस बात को समझ नहीं पा रहे हो, कोई ऐसी भी कोई घटना, कोई बात? एक बार सायं की बैठक थी, राधाकृष्ण जी राठी उसमें आने वाले थे, थोड़ा सा विलम्ब हो गया, तो हम सब जो युवा कार्यकर्ता थे उनको थोड़ा सा लगा कि भाई साहब लेट होने से परिवार वाले बच्चे हैं, जाने में देर हो जाती है तो परिवार वाले नाराज होते हैं, इसलिए थोड़ी सी रोक-टोक हुई थी उनसे। अच्छा, वो बातचीत हुई थोड़ी। और भी कोई प्रचारकों के साथ में आपका संपर्क वगैरह रहा, उनके साथ का कोई संस्मरण, कोई पुरानी बात याद आ रही? माननीय सुरेश जी शर्मा से मेरे तहसील प्रचारक थे, उनका स्वभाव और उनका व्यक्तित्व ही मेरे को बहुत प्रभावित किया। एक घटना याद आती है जी। साइकिल से जा रहे हैं, पहले शाखाएं कम होती थी जी। कोटपुतली शहर से करीब 20 किलोमीटर साइकिल से गए, जिनके यहाँ रुकना था उनको वो नहीं मिले, तो रात्रि को मंदिर में सो गए। अच्छा। और मंदिर में सो के सुबह काम किया, बातचीत की लोगों से और आ गए। ऐसा मेरे को मतलब इतने समर्पित, जो स्थान सोने का जगह, रहने की जगह नहीं मिली तो भी मंदिर में, सर्दी के दिनों में भी मंदिर में सो के रह गए। ये अपने आप में बहुत विशेष बात है, और जो नए लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ रहे हैं उनको इस तरह की घटनाओं का पता लगे, इसीलिए हमने ये सीरीज प्रारंभ की है 100 वर्ष संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। नाम 100 है, लेकिन पता नहीं कितनी सैकड़ों हजारों कहानियां इस श्रृंखला के माध्यम से अलग अलग व्यक्तित्व आते हैं और बताते हैं। अभी इन्होंने जो बताया सुरेश जी, उस समय
तहसील प्रचारक थे जो बाद में राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक भी रहे और प्रचारक प्रमुख भी और प्रचारक प्रमुख रहे, क्षेत्रीय प्रचारक रहे। उनका ये संस्मरण है कि कोटपुतली में जब एक बार वे प्रवास पर थे तो रात्रि में सोने का स्थान नहीं मिला, किसी मंदिर में चले गए। जो लोग सोचते हैं कि आखिर संघ की शक्ति, संघ की ताकत कैसे बढ़ गई, ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के समर्पण के कारण संघ बढ़ा है। आज भले अनेक राज्यों में सरकारें दिखती होंगी, केंद्र में सरकार दिखती होगी और सरकार और सत्ता में बैठे हुए अधिकारी और नेताओं से निकटता भी दिखती होगी, लेकिन नींव की ईंट बने हुए लोग और जिन्होंने न खाने की चिंता की, न परिवार की न अपने तन की चिंता उनको रही, बस मन लगा रहा माँ भारती की सेवा में। और उसके लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस तरह के भाव उनके मन में गुनगुनाते रहे कि मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत, जय जय भारत। सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले, मुख मोड़ चले, वैभव महलों का क्या करना, सोते सुख से आकाश तले, साधन की ओर न ताकेंगे, कांटों की राह हमारी है, मनमस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत। ये जय जय भारत की जो धुन थी, यही प्रेरित करती थी उस दौर में कार्यकर्ताओं को। आपने बहुत ही शानदार ये अनुभव बताया, बहुत ही प्रेरणादायक संस्मरण बताया कि प्रचारक होते हुए और किस तरह से रुकने का स्थान है। उस दौर में तो कार्यकर्ता भी बहुत कम थे, घर परिवारों में रुकने की व्यवस्था भी कहीं कहीं हो पाती थी, भोजन की भी बहुत कभी कभार ही व्यवस्था हो पाती थी। क्योंकि आप युवावस्था में उस समय जुड़े और उसके बाद में कोटपुतली से जयपुर आपका आना हो गया, असम आप जाकर आ गए। किसी प्रचारक ने, किसी पदाधिकारी ने, कार्यकर्ता ने कभी ये नहीं कहा कि आपको भी कुछ समय के लिए जो है वो विस्तारक प्रचारक बनना चाहिए? माननीय अस्थिमल जी ने कहा था, इच्छा भी हुई थी, लेकिन परिवार वालों के दबाव की वजह से नहीं जा पाया, इसलिए नहीं जा पाए। अच्छा, संघ में काम करते करते फिर सामान्यतः संघ के बहुत सारे संगठन हैं, तो कहीं ना कहीं किसी कार्यकर्ता का नियोजन होता है। एक दौर के बाद में यूँ देखा जाता है कि समाज के किसी न किसी अन्य क्षेत्र में वो कार्यकर्ता जाए और संघ जिन्होंने प्रारंभ किया, जिन्होंने बढ़ाया, उन लोगों की भी, उन महापुरुषों की भी कल्पना ये थी कि हमें व्यक्ति निर्माण करना है, कार्यकर्ता तैयार करना है, फिर वो समाज में जहां भी खड़ा रहेगा वहां वो अपनी आभा से आसपास के क्षेत्र को महकाएगा, चमकाएगा, जहां भी काम करेगा वहां वो हमारा स्वयंसेवक काम करेगा। आपको संघ के अलावा और कहाँ समाज जीवन के क्षेत्रों में काम करने का, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। कैसे हुई शुरुआत राजनीति की? राजनीति की शुरुआत, राजनीतिक जब चुनाव होते थे तो संघ के कार्यकर्ताओं को चुनाव की दृष्टि से, कई योजना की दृष्टि से लगाते थे। उसी में मन में एक इच्छा जागृत हुई, मैं भी राजनीति करूं। अच्छा। और माननीय संघ चालक जी से बातचीत की मैंने, उन्होंने अनुमति दी और मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा और विजय ही प्राप्त की। कौन से सन की बात है? 1999 में पार्षद का चुनाव लड़ा। पहली बार 99 में चुनाव लड़ा आपने और पहली बार में जीत गए? जी हाँ। फिर दोबारा और चुनाव लड़ा एक बार? जी, 2004 में लड़ा। अच्छा, 4 में और चुनाव लड़ा। और फिर संगठन में भी जिम्मेदारी रही बीजेपी? जी हाँ, मैं विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष, उस समय विधानसभा क्षेत्र मंडल हुआ करता था, आज तो मंडल विधानसभा के 4-5 हो गए। उस समय एक विधानसभा क्षेत्र, एक मंडल बोलते थे उसको। एक मंडल बोलते। संगठन की दृष्टि से वो जो मंडल अध्यक्ष होता था वो उस विधानसभा क्षेत्र का मालिक होता था। तो सिविल लाइंस मंडल रहा आपका? हाँ, सिविल लाइंस मंडल रहा। और सौभाग्य से राजस्थान का सबसे बड़ा मंडल 21 वार्ड हुआ करते थे उस समय। अच्छा। उसका मेरे को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई। 10 साल मैंने काम किया उसमें। 10 वर्ष मंडल अध्यक्ष रहे? जी हाँ। सीधे सीधे संघ में काम किया आपने और फिर राजनीतिक क्षेत्र में आ गए। वहां भी नित्य प्रति मिलना जुलना होता था शाखा में और बैठकें वहां भी होती थी, यहाँ भी होती हैं। क्या कुछ अंतर महसूस हुआ? जी, समय की पाबंदी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है। मेरे को बड़ा अखरता था, मेरी आदत में समय की पाबंदी थी, इसलिए मैंने प्रयास भी किया और सुधारा भी। हमारे मंडल की जब भी बैठक होती थी, समय पे अधिकतम 80% लोग उपस्थित हो जाते थे। अच्छा, नहीं तो सामान्यतः देरी से आने का स्वभाव रहता है राजनीतिक क्षेत्र में। पर चूंकि कोई संघ का कार्यकर्ता, जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था कि संघ का कार्यकर्ता जहां जाएगा वहां वो अपनी एक विशिष्ट पहचान वो बता देता है अपने कर्म से, अपने व्यवहार से। तो राजनीतिक क्षेत्र में यदि किसी बैठक का समय 1 बजे का दिया है तो लोग सामान्यतः 2 बजे तक, 2:15 बजे तक पहुंचते होंगे।
लेकिन दिनेश जी का ये कहना है कि चूंकि संघ की शाखा में इनका जाना आना बराबर रहा, इसलिए शाखा यदि सुबह 6 बजे लगनी है तो 6 बजे ही लगनी है, उसमें 6 बज के 1 मिनट 2 मिनट नहीं होता। और पूरे देश भर में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि संघ के कार्यकर्ताओं को देखकर लोग अपनी घड़ी का समय मिलाते थे। ये एक प्रामाणिकता और समय के प्रति पाबंदी वाला जो भाव है वो संघ के कार्यकर्ताओं में अक्सर देखने को मिलता है, और वही काम इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए भी किया। 10 वर्ष मंडल अध्यक्ष रहे जी हाँ। और उस दौरान अलग अलग जो है वो लोगों ने चुनाव भी लड़े होंगे, अलग अलग विधायकों के या विधायक प्रत्याशियों के साथ भी आपको काम करने का अवसर मिला होगा। सिविल लाइंस की बात करें तो मुझे लगता है कि पहले बनी पार्क विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था 2003 तक। 2008 में परिसीमन हुआ और उस समय फिर ये विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइंस के नाम से हुआ। तो उस समय जो मुझे ध्यान में आता है, पहला टिकट अशोक लाहोटी को मिला भारतीय जनता पार्टी का सिविल लाइंस से। जी हाँ। उसके बाद अरुण चतुर्वेदी आ गए, उसके बाद में गोपाल शर्मा जी आ गए। तो 3 कार्यकर्ता तो ये सीधे सीधे हो गए भाजपा के, जिनके साथ काम करने का आपका अनुभव रहा। कुछ बता पाएंगे तीनों के बारे में, अलग अलग क्या कुछ, या बिना नाम के बताना चाहें तो वो भी आपका स्वागत है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। किसकी क्या खास बात आपको लगी? अशोक लाहोटी की विशेषता ये थी, हर कार्यकर्ता को पहचानते थे, बातचीत करते थे, दुख सुख में साथ आते थे। माननीय अरुण जी बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को पहचान करने में उनकी थोड़ी सी कमी रही। गोपाल जी शर्मा नए हैं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं कर रहा, इसलिए ज़्यादा अनुभव नहीं है। ये साफ गोई होती है संघ के कार्यकर्ताओं की, जो 10 वर्ष मंडल अध्यक्ष रह लिए, पार्षद रह लिए, और अब कह रहे हैं कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहता, इसलिए वर्तमान में जो विधायक हैं उन पर कोई टिप्पणी अभी नहीं करेंगे। वैसे भी खैर अभी 2 ही वर्ष हुए हैं उनको, एक समय बीतता जाता है। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, विधायक भी रहे एक बार सिविल लाइन से, और सरकार में मंत्री भी रहे। अशोक लाहोटी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक रहे सांगानेर से। सिविल लाइन से विधायक नहीं बन पाए थे, चुनाव हार गए थे वो। सिविल लाइंस क्षेत्र एक तरीके से आपकी भी आपका कर्म क्षेत्र है। आप 10 वर्ष मंडल अध्यक्ष रहे, अनेक लोगों को चुनाव आपने लड़वाया। भारतीय जनता पार्टी से लगभग ये देखने को आ रहा है कि हर बार यहाँ प्रत्याशी बदल दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी से जहां तक मुझे लगता है प्रताप सिंह खाचरियावास एकमात्र उम्मीदवार, लगातार वही चले आ रहे हैं। वहां एक ही व्यक्ति है, यहाँ तीसरे व्यक्ति तीसरे टर्म में हम देख रहे हैं, और आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो इतना अंतर है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा मानना है कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए बाहर से लाए, इसलिए बार बार चेंज करते हैं। पार्टी का अनुभव रहा होगा, कुछ गलत अनुभव भी हो सकता है जी, इसलिए बाहर से लाएगा मतलब आपके विधानसभा क्षेत्र से बाहर के हैं। हाँ, लेकिन है जयपुर शहर के ही हाँ सारे लोग तो करीब करीब जी। तो इस बात का भी क्या आपके क्षेत्र में, चूंकि आप तो घर घर तक जाते हैं, इस बात का भी क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन पर कोई असर होता है कि जिस व्यक्ति को अभी टिकट दिया गया है उसका मूल निवास स्थान क्या है, वो इस क्षेत्र से बाहर की परिधि में रहते हैं या इस क्षेत्र के भीतर रहते हैं? क्या ये चर्चा का विषय बनता है चुनाव के समय? सामान्य कार्यकर्ता बीजेपी का वो तो ऐसा विषय नहीं रखते, चर्चा नहीं करते, लेकिन आम जनता वो बार बार ये कहती तो है कि साहब बाहर का क्यों लेके आए, हमारे क्षेत्र का ही क्यों नहीं लिया आपने कोई कार्यकर्ता। कभी आपके मन में नहीं आई बात विधानसभा चुनाव लड़ने की? नहीं। कभी टिकट की दावेदारी की है आपने? नहीं जी। कभी आगे करेंगे? नहीं, आगे भी दावेदारी नहीं करेंगे? राजनीतिक क्षेत्र ही छोड़ दिया मैंने, पूरी तरह से छोड़ दिया जी। कारण कुछ नहीं, उम्र का प्रभाव। अच्छा, फिर जो क्षेत्र है मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है, झूठ गलत बातें करना ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को नहीं अच्छा लगता। ये कितने वर्ष तो आपने काम किया राजनीतिक क्षेत्र में, और उसके बाद में आपका जो है वो मन वो विचलित होने लग गया, आखिर ये इतना परिवर्तन कैसे हो गया? शंका स्वयंसेवकों इसलिए ये मन में परिवर्तन हो गया। बहुत से लोग कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र को काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजल को दाग भाई लागे रे लागे।
तो चाहे दाग लगे नहीं लगे, लेकिन वहां जिस तरह की उठापटक होती है, जिस तरह के षड्यंत्र होते हैं, पास में बैठे हुए व्यक्ति की कुर्सी की टांग कैसे तोड़ दी जाए, इस तरह के षड्यंत्र होते हैं, तो फिर संघ का सीधा साधा स्वयंसेवक जो केवल और केवल माँ भारती की जय बोलने के लिए सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, उनका मन निश्चित रूप से प्रभावित भी होता है और फिर एक दूरी बनाने का भी मन करता है। दूसरी तरफ वे राजनेता भी दिखते हैं जो आखिरी सांस तक कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, पद छोड़ना नहीं चाहते और कैसे भी करके अपना प्रभाव बना रहे। लेकिन दिनेश जी शाह जयपुर में हैं और जयपुर में ही एक ऐसे संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हुए, राजनीतिक क्षेत्र में भी शिखर तक पहुंचे। बहुत से लोग जानते होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे भंवरलाल जी शर्मा। लंबे समय तक वे भी राजनीति में रहे, मंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने राजनीति छोड़ी और फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिम्मेदारी लेकर उन्होंने काम किया और जहां तक मुझे जानकारी है वे क्षेत्र के संपर्क प्रमुख बने थे। तो ऐसे बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। कोई ऐसी विशेष कोई घटना तो नहीं हो गई कि जिसके कारण मन विचलित हुआ? नहीं तो राजनीति में षड्यंत्र तो बहुत होते रहते हैं, उठापटक खूब होती है, आलोचना भी होती है। ये वापस पीछे आने के पीछे कोई घटना तो नहीं ऐसी? नहीं, कोई घटना नहीं हुई। मेरा मन ने मना कर दिया कि साहब नहीं, गलत जगह है, अच्छा। नहीं जाना चाहिए, बस इसीलिए तो अब संघ में तो सक्रियता रहती है? जी हाँ, नियमित। शाखा जाते हैं? जी हाँ, कितने समय से जा रहे हैं? शुरू से जा रहा हूँ। तो कभी बीच में कोई ऐसे ब्रेक वाला मामला यूं नहीं आया कभी? ये जो 50 वर्ष की जो संघ की यात्रा है आपकी, इसमें यदि आसाम जाने को छोड़ दें, उसके अतिरिक्त जब आप सामान्य परिस्थितियों में जयपुर में ही हैं तो नियमित शाखा जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नित्य प्रति प्रार्थना होती है? अभी पौने 8 बजे, हाँ। मैं तो मतलब 6:30 बजे प्रार्थना होती थी, तब भी नियमित था और समय पे। हाँ हाँ, ये ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि आप साधना किसे कहते हैं, साधना इसे ही कहते हैं कि चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो, जब आपने तय कर लिया कि मुझे रोज शाखा में जाना है, रोज प्रार्थना करनी है, बहुत कोई विकट परिस्थिति हो, आप उस समय जयपुर में नहीं हो, आप कहीं बाहर हो तो बात अलग है, लेकिन अपने ध्येय के प्रति निष्ठा, ध्येय के प्रति दृढ़ता यदि ये सीखनी है, ये संघ के कार्यकर्ताओं से, कर्मठ कार्यकर्ताओं से, प्रामाणिक कार्यकर्ताओं से सीखी जा सकती है। मैं कर्मठ और प्रामाणिकता शब्द पर विशेष रूप से जोर दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। संघ को 100 वर्ष हो गए हैं। जी हाँ, किसी भी संगठन को 100 वर्ष तक चला पाना कोई आसान काम नहीं होता और 100 वर्ष का इतना बड़ा कालखंड होता है कि जिसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हो जाते हैं। 50 वर्ष से आप खुद इस विचार यात्रा के साक्षी हैं। उस दौर में और आज के इस दौर में कुछ बड़े परिवर्तन आपको दिखते हैं? नहीं, कुछ नहीं, नियमित जाना है, पहला शर्त है। प्रार्थना होनी चाहिए, दूसरी शर्त है, बस जरूरी है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। काम में तो बहुत परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन पहले सीधा मिलना जुलना था, संपर्क था। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि सुरेश जी को स्थान नहीं मिला, मंदिर में सो गए। अब पिछले 15 वर्षों में, 20 वर्षों में क्या ये कल्पना की जा सकती है कि संघ के प्रचारक को स्थान नहीं मिले और उसको कहीं रुकने के लिए? तो संघ बहुत बढ़ गया है, सब जगह हमारे स्वयंसेवक हैं, साधन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, संघ ने बहुत से अभियानों को भी समर्थन दिया, बहुत से अभियान चलाए भी, आंदोलन भी चलाए। किसी आंदोलन या अभियान में आपकी कोई भूमिका रही कभी? बिल्कुल रही। जैसे अभी हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, 100 जी। वर्ष में पूरे सम्मेलन चल रहे हैं, तो एक बस्ती का प्रमुख के नाते मेरे को जिम्मेवारी दी थी और हमारे प्रयास बहुत बढ़िया रहे, सफल कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम हो गया आपका हिंदू सम्मेलन? कौन सी बस्ती में हुआ? सरदार पटेल बस्ती। कितने संख्या रही होगी लगभग? 500 संख्या रही। 500 की संख्या। क्या क्या किस तरह के कार्यक्रम हुए उसका? शोभा यात्रा निकाली थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था जी, और बौद्धिक वर्ग रखा था। अभी इस समय विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, संघ की तरफ से नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं सर्व हिंदू समाज की ओर से। उसमें सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहीं आपको बैनर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसा कि लोग जानते हैं संघ क्या करता है, संघ कार्यकर्ता निर्माण करता है। वे कार्यकर्ता पर्दे के पीछे रहकर समाज के लोगों को आगे लाकर और इस तरह के विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं, जिन हिंदू सम्मेलनों में खासतौर पर
स्वयं की अवधारणा जो है हमारी, हमारा जो स्वदेशी का विचार है, हमारा कुटुंब प्रबोधन है, पर्यावरण संरक्षण है, नागरिक कर्तव्य है, इन सब विषयों की उसमें चर्चा होती है और अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण होता रहे, हमारी नई पीढ़ी को भी इस प्रकार का भी प्रयास किया जाता है। अभी हिंदू सम्मेलन की सक्रियता की आपने बात कही, आपातकाल के समय आप जुड़े, उस समय तो चूंकि बिल्कुल एकदम नए ही थे। जी हाँ। मुझे लगता है आपातकाल के बाद में और अब तक सबसे लंबा और सबसे बड़ा कोई आंदोलन चला होगा तो शायद राम मंदिर आंदोलन रहा होगा। जी हाँ। आप तो उस दौर के भी साक्षी हैं, उस समय भी किस तरह की आपकी क्या सक्रियता रहती थी? बिल्कुल, राम मंदिर आंदोलन में शुरू में हमने 1 ईंट 1 रुपया इकट्ठा करने की किए थे। बहुत बढ़िया काम हुआ। उसके बाद राम यात्रा माननीय आडवाणी जी ने निकाली थी जी। उसमें सक्रियता रही। हमारे इधर सोडाला में उनका रथ आना था जी। मेरे को याद है, स्मरण भी है। माननीय अस्ति जी भाई साहब 2 घंटे पहले आके सारी व्यवस्थाएं देखी थी। अच्छा। 2 घंटे पहले आ गए थे, सारी व्यवस्था उन्होंने देखी और सौभाग्य से मेरे को ही सारी जिम्मेवारी मिली हुई थी। तो सारी चर्चा की, एक एक विषय पे चर्चा की, कितने लोग हैं, कितने लोग आएंगे, कैसा वेश रखा है, क्या क्या कार्यक्रम रखे हैं, सारी चर्चा की थी। तो वो तो यात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यात्रा थी जी, पर उसमें भी जिम्मेदारी संघ के कार्यकर्ता संभाल रहे थे। उस समय संघ की कोई जिम्मेवारी नहीं थी मेरे पास। अच्छा अच्छा, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा, उस समय आप भाजपा में आ चुके थे, लेकिन संगठन की भाजपा की आपके पास जिम्मेदारी, भाजपा में आप आ गए इसलिए वो सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन फिर भी चूंकि आंदोलन बड़ा आंदोलन था और हिंदू समाज को एकत्रित करने का आंदोलन था, तो उसमें संघ के कार्यकर्ता भी पीछे से जो संभाल करने की बात होती है, क्योंकि चेहरा संघ के कार्यकर्ता अक्सर नहीं बनते हैं और यही बात इस समय हिंदू सम्मेलनों में भी देखी जा रही है। आप बहुत अनुभव तो बहुत समेट रखा है आपने और लगता है कि उसको बाहर आने से थोड़ा सा रोक रहे हैं, क्योंकि अभी जो पिछले 20-25 मिनट से आधे घंटे से जो बात हो रही है उसमें लगता है कि मैं कोई बात छेड़ता हूँ, आप 2 लाइन बोल के और पास से निकल जाते हैं उसके। ऐसी ही बात अभी ये बात करते करते जिस तरीके से ध्यान में आई राम रथ यात्रा की, और भी कोई अनुभव किसी तरह का आपको ध्यान में आता है संघ का काम करते हुए, कि समाज में जाना हुआ हो, फिर किसी तरह का कोई विशेष अनुभव ऐसा आया हो जो आज की नई पीढ़ी के नए स्वयंसेवकों के पास जाना चाहिए? इमरजेंसी की बात है, स्वयंसेवक बने ही थे, सबको पत्रक पहुंचाना, पढ़ाना, ऐसा हमको आदेश मिला जी। तो कॉलेज विद्यार्थी थे, क्या करना, पकड़े जाएंगे, ऐसा आदेश था कि पकड़े भी नहीं जाना, काम भी करना। तो हम लाइब्रेरी में जाते और पुस्तकों के अंदर वो पत्रक रख देते थे, तो जो भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता उसको मालूम पड़ जाता। फिर बाद में चर्चा करते आपस में, और यार आज मेरी पुस्तक में एक पत्रक निकला था, मेरी पुस्तक में पत्रक निकला था, मैंने भी पढ़ा, ऐसी चर्चा होती थी। आखिरी 2 प्रश्न करेंगे। संघ के बहुत से प्रचारकों के आप संपर्क में आए, कोई 3 प्रचारकों के नाम जिन्होंने आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डाला हो, जिनसे आप प्रभावित हुए हो? सबसे पहले तो माननीय सुरेश जी भाई साहब, फिर उसके बाद अस्ति जी भाई साहब, अस्तिमल जी, जी, राम प्रसाद जी भाई साहब। राम प्रसाद जी। और ऐसे ही कोई 3 कार्यकर्ता, गृहस्थी कार्यकर्ता, क्योंकि संघ में तो प्रचारक तो बहुत कम होते हैं, गृहस्थी कार्यकर्ता अधिक होते हैं और उनके साथ ही काम करने का अनुभव भी ज़्यादा रहता है, तो कोई 3 गृहस्थी कार्यकर्ताओं के नाम बता पाएंगे आप, जिन्होंने संभाल की हो, कठिनाइयों में जो आपके साथ खड़े रहे हों, जिन्होंने आपका व्यक्तित्व गढ़ने में कुछ मदद की हो? हमारे संघ चालक थे माननीय भागचंद जी भाई साहब, उसके बाद अशोक जी जैन, इनका विशेष प्रभाव रहा। चलिए, चलते चलते अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, नए लोग जो संघ से जुड़ रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो पुराने आपके समय के, आपके दौर के कार्यकर्ता हैं या आपके बाद के हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नए लोगों के लिए संघ से जुड़िए, जानकारी लीजिए, समझ आएगा और आपका व्यक्तित्व भी खूब बढ़िया हो जाएगा, ये मेरा मानना है। पुराने लोगों को तो कहना सब आदर्श हैं हमारे। तो नए लोगों को दिनेश जी का कहना है कि आप संघ के संपर्क में आइए, संघ से जुड़िए और
परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत भी एक बात कहते हैं कि आप संघ को बाहर से देखकर धारणा मत बनाइए। आपको संघ को समझना है तो संघ की शाखा में आइए, संघ के कार्यक्रमों में आइए, और लगातार जब आप 5-7 वर्ष तक आएंगे तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा कि वास्तव में संघ क्या है। क्योंकि संघ केवल किताबों से नहीं समझा जा सकता, संघ किसी के कहने से नहीं समझा जा सकता। और इस संदर्भ में अनेक लोग ये एक बात कहते हैं कि बाहर से संघ को समझना ठीक वैसे ही है जैसे कोई अंधा व्यक्ति हाथी को समझता है अपने स्पर्श से। पूंछ पकड़ में आती है तो लगता है कि हाथी एक लंबी रस्सी के जैसा होगा, पैर पकड़ में आता है तो लगता है कि हाथी एक खंबे के जैसा होगा, और यदि उसका शरीर उसकी पीठ को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो लगेगा कि हाथी पता नहीं कितना विशाल होता है। ठीक वही बात संघ की है, बाहर से समझेंगे नहीं समझ में आएगा। अनेक तरह के पूर्वाग्रह दुराग्रह हो सकते हैं, छोड़ के आइए, संघ की शाखा में आइए, संघ के कार्यक्रमों को देखिए, और फिर उसके बाद संघ के पदाधिकारियों को सुनिए और फिर पढ़िए, तब जाकर लगेगा कि वास्तव में संघ क्या है। संघ 100 वर्ष से राष्ट्र की आराधना में जुटा हुआ है। आप भी जुड़िए, आप भी जुटिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को विराम। कार्यक्रम अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दिनेश जी, आप स्टूडियो में पधारे, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नए व्यक्तित्व के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ, और बात करेंगे ऐसे ही संघ के एक किसी न किसी साधक से, जिनके परिश्रम से, जिनके पसीने से, जिनके खून से बढ़ा है संघ। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।